अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस को हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले होम्योस्टेसिस का हम इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके अंदर बेसिकली जो तीन बड़ी टर्म्स हैं उनको आज हमने इंट्रोड्यूस करना है और फिर इसी तरह पूरे चैप्टर में इन तीनों टर्म्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होम्योस्टेसिस के बारे में जानते हैं कि होम्योस्टेसिस है क्या। सिंपली अगर आप लोगों ने होम्योस्टेसिस और उसकी टर्म्स को बिल्कुल क्लियरली समझना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले होम्योस्टेसिस को हम शुरू करने से पहले एक बात नोट में रखें जहन में कि जितने भी जानदार हैं वर्ल्ड के अंदर उन सब का जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट होता है वो एक दूसरे से काफ़ी चेंज होता है और फिर इस तरह वो जानदार जो है उस सराउंडिंग जिसमें रह रहे हैं उससे डिफरेंट तरीके से उसके साथ अडाप्टेशन के साथ रह रहे होते हैं। यानी अगर आप देखें कि जो ज़मीन पे जितने भी जानदार रह रहे हैं वो डिफरेंट तरह अडाप्टेशन रखते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ रखने में। इस तरह कुछ जानदार फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो डिफरेंट अडाप्टेशन रखते हैं अपने सराउंडिंग के लिहाज से, और कुछ फिर मैरियन है जो समंदरों के अंदर रहते हैं, उनके जो बॉडी इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो दरअसल जिस तरह उनके बॉडी इन्वायरमेंट डिफरेंट है और उनका सराउंडिंग भी डिफरेंट, तो इस तरह उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट होता है और फिर वो फ्लैक्चुएट भी करता है बाज़ औक़ात। देखिए सिंपल अल्फाज में एक ऑर्गेनिज्म है वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो एक जैसा नहीं रहता, वो मुख्तलिफ होता रहता है। तो उसको उसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए अपने इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट में या अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजिंग लाना पड़ती है। उस चेंजिंग को ही दरअसल उस चीज को मेंटेन रखने को ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। देखें सिंपली अगर आपको यहां से सही समझ आए तो यहां डेफिनेशन पे जरा देखें। ऑस्मोरेगुलेशन द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। हम जो है इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शंस हैं किस चीज से? फ्रॉम दी हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन। हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन किसके अंदर आती हैं या फ्लक्चुएशन हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन किसे कहते हैं? हम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन को उर्दू में या हिंदी में कहें तो ये सख्तियां होती हैं, जो माहौल की सख्तियां हो। यानी अब देखें हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन की एक एग्जांपल दे दूं कि थोड़ी देर अगर धूप बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो ये एक हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन था कि सुबह तो नॉर्मल था लेकिन धूप बहुत तेज हो गई तो ये एक हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन है, बहुत गर्मी पड़ गई है। अब तो हमने क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। किस चीज को प्रोटेक्ट करना है? इंटरनल इन्वायरमेंट को। किस चीज से? फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन। और हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन किस चीज के अंदर आती है? जैसे मैंने आपको कहा था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब आप लोगों को समझ आ गई। यानी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी सख्तियां हैं या जितनी भी हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन आती हैं या जो तब्दीलियां आती हैं उससे अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करना? प्रोटेक्ट करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। देखिए वो तीनों फॉर्म में हो सकता है। वो चाहे टेम्परेचर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो चाहे जो बॉडी वाटर या सल्यूट की कंसंट्रेशन के लिहाज से भी हो सकता है, वो चाहे हमारे अंदर जो नाइट्रोजनियस वेस्ट्स हैं उसके लिहाज से भी होता है। यानी हमारा एक जिस्म जो है इंटरनल इन्वायरमेंट इतने नाइट्रोजनियस वेस्ट ले सकता है। अगर जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम फूड ले लें या कोई भी चीज ले के वो हमारी नाइट्रोजनियस वेस्ट को बढ़ा देते तो हमें उन्हें एक्सक्रीट करना पड़ेगा, हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसी तरह वाटर अगर हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रहा है तो वो बढ़ेगा तो उस लेवल को भी डिक्रीज करना, एक खास किस्म तक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये होती है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, देखें दोबारा हम एक क्या है होम्योस्टेसिस? दरअसल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, अंदरूनी, फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब हम इनको तीनों टर्म्स के लिहाज से समझेंगे। तीन टर्म्स हैं। एक टर्म पहली है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरी टर्म है थर्मोरेगुलेशन और तीसरी है एक्सक्रीशन। सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन एक रेगुलेशन का एक ऐसा मैकेनिज्म है
जिसमें हम सल्यूट को और वाटर के लॉस और गेन को मेंटेन करते हैं। किसके अंदर, किसके दरमियान? एक एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के बिटवीन। देखें, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और एक इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा है। दो इन्वायरमेंट है ना, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल। अब इन दोनों इन्वायरमेंट के दरमियान जानदार ने अपने बॉडी का जो वाटर है और उसके अंदर जो सल्यूट है उसको क्या करना है? मेंटेन रखना है। जितना उसे वाटर की जरूरत है उसने उसके मुताबिक रखना है। तो क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन। ये एक रेगुलेशन का एक ऐसा मैकेनिज्म है जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। मैंने आपको कहा था ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट उसके दरमियान होता है। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? उसके अंदर सल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। उसके अंदर सल्यूट भी होता है और लॉस ऑफ वाटर। अगर आप इसे आसान अल्फाज में समझे तो कैसे? द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन द बॉडी नाउन एज ऑस्मोरेगुलेशन। ये बिल्कुल आसान वर्ड में कि हमने अपने बॉडी के अंदर वाटर को और सल्यूट को क्या करना है? मेंटेन करना है। तो वो किस तरह मेंटेन किया जाता है? तो वो उसे कह रहा है कि दरअसल ऑर्गेनिज्म मेंटेन करता है वो किसके लिहाज से? इन्वायरमेंट के लिहाज से। वो क्यों इन्वायरमेंट का वर्ड यहां पे होता है? देखिए, हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट होती हैं। जैसे कि फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के अंदर फिशीज होती हैं, उन्हें वाटर को मेंटेन करना पड़ता है बहुत ज्यादा, कि ज्यादा वाटर उनके बॉडी में ना आए। अब अगर हम इन्वायरमेंट को बदल दें, जैसे लैंड इन्वायरमेंट, वहां उनको स्पीशीज को क्या करना पड़ता है? वाटर उनको लॉस नहीं करना पड़ता, यानी वहां लॉस होने का खतरा है तो वो लॉस नहीं करते। और अगर फ्रेश वाटर स्पीशीज देखें तो वो वाटर को क्या करती? ज्यादा गेन नहीं करती। तो देखिए ना, वो मेंटेनेंस है, वो अपने लिहाज से ऑस्मोरेगुलेशन कर रही और ये अपने लिहाज से। फिर इसी तरह अगर हम मैरिन के अंदर चले जाएं, समंदर के अंदर चले जाएं, तो वहां पे सल्यूट की मेंटेनेंस करते हैं। फिशेज जो होती हैं वो ज्यादा साल्ट्स को अपने बॉडी के अंदर नहीं लेके जाते, क्योंकि वो साल्टी इन्वायरमेंट में रहती हैं, ज्यादा साल्ट्स को अपने अंदर आने नहीं देती। अगर आ भी जाते तो वो ज्यादा साल्ट्स को रिलीज करते रहते हैं साथ साथ। तो ये क्या है? दरअसल में ऑस्मोरेगुलेशन भी मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट है। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशंस भी एक्सटर्नल और इंटरनल जो ऑर्गेनिज्म है उसके दरमियान सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करने के हवाले से। किसके हवाले से? टेम्परेचर को मेंटेन करने के हवाले से। द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। देखिए, अब हमें जो है टेम्परेचर, अब हमारा क्या है? टॉलरेबल रेंज क्या है? उसके अंदर हमारे पास 37 एक सेंटीग्रेड है हमारा बॉडी टेम्परेचर। अगर हम मैमल्स में ह्यूमन के लिहाज से देखें, हम इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बाहर जितना भी टेम्परेचर आए, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इंटरनल ये होता है। तो इस तरह ये अमल करके हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मेंटेन कर लेते हैं। तो इस तरह मेंटेन करना ये क्या कहता है? थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। यानी बाहर जो भी आए, चाहे हमें इसको मेंटेन करने के लिए ज्यादातर जैसे गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो पसीने का अमल बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। क्यों तेज हो जाता है? कि ज्यादा पसीना आएगा तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अब अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो टेम्परेचर हमारा बॉडी का क्या होगा? लो होगा। तो वो फिर क्या करेगा? तो फिर शिवरिंग का प्रोसेस होता है, कांपते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। कांपने से फैट बर्न होती है और उससे हीट निकलती है और उससे फिर बॉडी क्या होती है? गर्म रखती है। यानी हम मेंटेन करते हैं अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को। क्या करते हैं? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। किससे? इन्वायरमेंट से। अगर इन्वायरमेंट में ज्यादा हो या कम हो, बट हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी के अंदर टॉलरेबल रेंज के अंदर मेंटेन करना, वो क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन में। लास्ट टर्म क्या है? एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन दरअसल मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल सब्सटेंसेस, और उस वेस्टफुल सब्सटेंसेस में भी सबसे ज्यादा जो मेनली वेस्टफुल सब्सटेंसेस वो क्या है? नाइट्रोजिनियस वेस्ट। इसको एलिमिनेट करना बॉडी के अंदर। हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उनको खाने से हमारे अंदर बॉडी के अंदर वेस्टफुल सब्सटेंसेस भी बढ़ती हैं। ज्यादातर नाइट्रोजिनस वेस्ट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना टॉक्सिक होता है।
अब जब तक उसको रिलीज ना कर दिया जाए इस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो ठीक नहीं रहता, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी लिहाज से। तो उसको एलिमिनेट कर देना, यानी अपनी मेंटेनेंस बरकरार रखना कि हमें इतनी इस चीज की जरूरत है, इससे ज्यादा जैसे बड़ी उसको एक्सक्रीट कर देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो ये तीन टर्म्स हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये तीनों दरअसल क्या हो रही हैं, होम्योस्टेसिस हो रही हैं, यानी हम अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को या अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे, हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन से। हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन वाटर और सल्यूट की शक्ल में भी आ सकता है, कभी पानी लैंड के अंदर कम होगा या सल्यूट कम होगा, उस लिहाज से भी, वो टेम्परेचर के लिहाज से भी हो सकता है, या फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट के लिहाज से भी हो सकता है। इसके बाद है, अगर आप जो मेन सिस्टम है इन सबको कंट्रोल करने वाला ऐसा कौन सा सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर लाजमी डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एक दूसरे को, इंटरनल इन्वायरमेंट किस तरह प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान, क्योंकि इनके दरमियान एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके तहत ये रेगुलेट होता है। उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा।